हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं मार्च मंथ के फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022। एंड आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट हम भी आगे बढ़ पाएँ और हमारे साथ आप भी ग्रो कर पाएँ। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट ये है कि हमने इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो प्लीज़ गो एंड रीड दैट कोर्स। इसमें हमने चैलेंज लॉन्च किया हुआ है जिसमें आप 7 डेज़ में इकोनॉमिक्स को मास्टर कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। वेबसाइट का नाम क्या है? www.thelaymanway.com। ठीक है, thelaymanway.com पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस में ये मिलेगा कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है ना। और हम बहुत ही, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे एक्चुअली हम शेयर करते रहते हैं इसके अपडेट्स, सो वहाँ पे भी आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक दिस कोर्स, क्योंकि 80% ऑफ द क्वेश्चंस लास्ट ईयर प्रीलिम्स में यहीं से आए थे। सो हरी अप, गो एंड रीड दिस फ्री कोर्स। बहुत ही गोल्ड कंटेंट है इसमें, बहुत ही अच्छे से हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके साथ साथ हमने CSAT का फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट किया हुआ है, जो 1999 रुपीज़ में है। एंड इफ़ दिस सीम्स एक्सपेंसिव टू यू, तो इसके साथ हमने एक CSAT विद PYQs का भी कोर्स लॉन्च किया है। सो यू कैन व्यू ऑल दीज कोर्सेज इन आवर वेबसाइट। तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट करिए अगर CSAT में आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 50+ क्वेश्चंस अपने CSAT में राइट किए थे जस्ट बाय डूइंग दिस कोर्स। ठीक है, तो गो एंड चेक इट आउट। चलिए, अभी आज के लिए हम आगे बढ़ते हैं और पहले पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अबाउट PM दक्ष योजना। तो PM दक्ष योजना क्या है ना? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दक्ष, और ये है क्या दक्ष योजना? तो इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, है ना। तो ये जो दक्ष है, इसमें D का मतलब है दक्षता, और A का मतलब और, K का मतलब कुशलता, है ना, फिर संपन्न और H से हितग्राही, है ना। तो इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ये है क्या? इसमें नाम में क्या है? कुशलता। कुशलता मतलब क्या होता है? स्किल, है ना। तो कुशलता मतलब क्या होता है? कुशलता मतलब स्किल होता है, तो स्किल डेवलपमेंट होगा बेसिकली, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? किन का स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं? हम जो मार्जिनलाइज पर्सन हैं, है ना, जैसे SCs हो गए, OBCs हो गए, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हो गए, है ना। तो इन सब का हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? इन सब का हम स्किल अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, स्किल बढ़ा रहे हैं इनका, है ना। और सैनिटेशन वर्कर्स भी इसमें इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडिंग द वेस्ट पिकर्स। तो ये सारे भी जितने मार्जिनलाइज लोग हैं वो सारे स्कीम में कवर्ड है, उनका हम स्किल अपग्रेडेशन करने वाले हैं ना। इसमें इसका एम क्या है कि हम स्किल लेवल्स को बढ़ाएंगे टारगेटेड यूथ के, इन्हीं सब मार्जिनलाइज जो पर्सन्स हैं उनमें जो टारगेटेड यूथ जिनको हम टारगेट कर रहे हैं उनके स्किल्स को हम बढ़ाएंगे और उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्किल्स पढ़ाएंगे, बेसिकली सिखाएंगे, है ना। फॉलोड बाय असिस्टेंस इन वेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अब स्किल तो सीख लिया, बट अब स्किल का कहीं यूटिलाइजेशन भी तो करना है। तो वो जो यूटिलाइजेशन है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो भी हम उसमें भी हम उनकी मदद करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 3 मेजर कॉर्पोरेशन हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। कौन कौन सी है? नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके बाद नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये सारी जो बॉडीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? वो इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? हम ट्रेनिंग को प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली स्किल हमको बढ़ाना है तो हमको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे जाके इनको ट्रेनिंग मिलेगी, है ना। इसके बाद ये सूटेबल जो है जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं। बेनिफिशियरीज़ जो हैं वो कौन से एज ग्रुप के हैं? 18 to 45 ईयर्स तक के बेनिफिशियरीज़ हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। जो स्टाइपेंड है ये भी दिया जाएगा ट्रेनिंग के टाइम टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस थ्रू DBT। ठीक है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हम करेंगे उनके अकाउंट में जो रेगुलर आएंगे इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। तो उनको हम क्या करेंगे? उनको हम सब ये बेसिकली स्टाइपेंड भी देंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वाहिनी स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो वाहिनी स्कीम किसकी है? पहले तो कौन सी गवर्नमेंट है? सिक्किम। तो सिक्किम स्टेट ने बेसिकली इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या है? हम फ्री सैनिटरी पैड्स देंगे। तो जैसे वेंडिंग मशीन्स होती है ना, तो जैसे कभी आप मेट्रो, अगर दिल्ली में रहते हो तो मेट्रो स्टेशन पे अगर आप जाते हो तो अंडरग्राउंड आपने देखा होगा, जो रास्ता होता है अंडरग्राउंड टनल जो होता है वहाँ पे कुछ मशीन्स पड़ी रहती हैं, है ना। उस मशीन में आप कॉइन डालो तो वहाँ से वो बाहर आता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप लोगे वो बाहर आता है। तो इसको बोलते हैं वेंडिंग मशीन। ठीक है,
इस टाइप के हम सैनिटरी मशीन्स भी लगाएंगे, सैनिटरी पैड्स जो देंगी है ना, बाहर लाएंगी, आप वहाँ कॉइन डाल के सैनिटरी पैड्स निकाल सकते हो, वो टाइप की फ्री सैनिटरी पैड्स आपको मिलेंगे, ऐसी मशीन्स को इंस्टॉल किया जाएगा। तो कौन सा पहला स्टेट है, पहला क्या मतलब सिक्किम ने ही ये लॉन्च किया है बाहिनी स्कीम, तो सिक्किम गवर्नमेंट ने ये ऑफर किया है कि वो गर्ल स्टूडेंट्स को ये सैनिटरी पैड्स देंगे, ठीक है। इट सीक्स टू इंस्टॉल वेंडिंग मशीन्स टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड्स इन 210 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स जो भी हैं अक्रॉस द स्टेट, वहाँ पे इन मशीन्स को इंस्टॉल किया जाएगा। जो स्कीम है इसका एम क्या है कि भाई हम 100% एक्सेस देंगे फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड्स का टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल्स। तो जितनी भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनको हम सैनिटरी पैड्स का एक्सेस देंगे 100%। ये स्कीम का मकसद है। कौन सी गवर्नमेंट है, सिक्किम गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी है, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टोयोटा मिराई के बारे में, है ना। तो टोयोटा मिराई क्या है, टोयोटा का नाम सुना है ना, गाड़ी आती है टोयोटा की, है ना। तो टोयोटा की गाड़ी आती है तो नाम से थोड़ा आपको पता चल रहा है कि कुछ कार से रिलेटेड होगा, है ना, कार वार होगी। मिराई जो है वो एक जापानीज़ वर्ड है जिसका नाम है फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर की कार है बेसिकली ये टोयोटा मिराई, है ना। अब इसमें क्या है, क्यों फ्यूचर है, नॉर्मल गाड़ियों से क्या अलग है ये, तो नॉर्मल गाड़ियों में क्या कंबशन इंजन यूज़ होते हैं, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ होगा गाड़ी को पावर करने के लिए। तो अब ये इंडिया की पहली फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो ये कार है बेसिकली, है ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप समझ सकते हो है ना, जो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल पे चलेगी। इसकी रेंज कितनी है, 650 किलोमीटर की इसकी रेंज है। रिफ्यूलिंग का टाइम कितना है, 5 मिनट का। तो 5 मिनट में इसमें गैस वगैरह या जो भी हाइड्रोजन होगी वो भर जाएगी। 5 मिनट का इसका रिफ्यूलिंग टाइम है। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया विच एम्स टू क्रिएट अ ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोसिस्टम in the country by creating awareness about the unique utility of green hydrogen and FCEV technologies। तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही, अब इसको यूज़ क्यों किया जा रहा है हाइड्रोजन को, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कोई एमिशन नहीं निकलता है, सिर्फ वाटर वेपर एज आ एमिशन निकलता है। तो इसलिए ये एक ग्रीन फ्यूल है, कि क्लीन फ्यूल है, ठीक है। बट इसको स्टोरेज करने में प्रॉब्लम है, बस यही दिक्कत है, अभी इसीलिए इतना लेट आया, नहीं तो पहले ही आ जाता है ये। तो जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है दे आर पावर्ड बाय हाइड्रोजन, जो कि होता है वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब हाइड्रोजन बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है जो इंजन को ड्राइव करती है बेसिकली। और इट इज़ वन ऑफ द जीरो एमिशन सॉल्यूशन, तो इसमें एमिशन जीरो रहता है। इट इज़ कम्प्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड विद नो टेल पाइप एमिशन अदर देन वाटर। तो सिर्फ पानी निकलता है, टेल पाइप में से जैसे एग्जॉस्ट निकलता है ना, तो वैसे इसमें से पानी निकलता है और कुछ नहीं निकलता है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस, कहीं आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे, इट इज़ अ डिवाइस दैट यूजेज अ सोर्स ऑफ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन एंड एन ऑक्सीडेंट टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है ना, जिसमें फ्यूल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ होगा अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल की इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो फ्यूल सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल बेसिकली एनोड वगैरह रहता है ना, और कैथोड रहता है, इसमें कोई सॉल्यूशन रहता है और उनके बीच में रिएक्शंस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। बट अनलाइक अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इट डज नॉट स्टोर एनर्जी एंड इंस्टेड रिलाइज ऑन अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो ये एनर्जी यहाँ पे स्टोर नहीं करता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर नहीं करता कि भाई बाद में चाहिए तो हम चला सके, एनर्जी स्टोर नहीं करता है। एट अ टाइम वहीं पे ही फ्यूल जो है जैसे हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो ये एट अ टाइम प्रोसेस है, ठीक है। हाउएवर अनलाइक कंबशन इंजन कार्स देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, कोई मूविंग पार्ट नहीं होते इंजन में क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन भरी रहती है इन द फ्यूल सेल, सो दैट दे आर मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल बाय कंपैरिजन, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा रिलायबल है, करेक्ट। उसके बाद आगे बात करते हैं नेशनल विधान एप्लीकेशन की। तो ये क्या है नेशनल विधान एप्लीकेशन, ये बेसिकली एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है लेजिस्लेचर जो है उसको डिजिटलाइज करने का, टू मेक फंक्शनिंग ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव हाउसेज इन द कंट्री पेपरलेस। पेपरलेस मतलब कैसे पेपरलेस करोगे, जब उसका PDF होगा, सॉफ्ट कॉपी होगी तभी पेपरलेस करोगे, है ना। तो उसको डिजिटल करना है बेसिकली, यही इसका विधान मतलब नेशनल विधान एप्लीकेशन का यही मकसद है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, याद रखना। जो फंडिंग है इसको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स दे रहा है फंडिंग। पैटर्न क्या है कि भाई एक सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40 रेशियो नॉर्मल स्टेट्स के लिए, मतलब 60 सेंटर देगा, 40 स्टेट लगाएगा, 90-10 है किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की गवर्नमेंट को सिर्फ 10% लगाना पड़ेगा, बाकी 90 कौन देगा, सेंटर देगा। और यूटीज़ के लिए एज़ यूजुअल 100% है। 2021 में जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल है
वो पहला हाउस ऐसा बना जिसने NVEA प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया कम्प्लीटली एंड कंडक्टेड विंटर सेशन इन 2021 ऑन द नेवा प्लेटफॉर्म इन द पेपरलेस मोड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बिहार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसने अपना जो विंटर सेशन है वो अभी इस बार का 2021 वाला वो उसने इसी प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ऑपरेशन ग्रीन के बारे में बात करते हैं। ग्रीन, तो ऑपरेशन ग्रीन किससे रिलेटेड है, हमने ये पहले भी पढ़ा है, बहुत पहले आई थी स्कीम, 2018 में आई थी, TOP, किससे, टोमेटो ऑनियन एंड पोटैटो। तो TOP से ये बेसिकली रिलेटेड है, बट अब न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बाकी भी कैटेगरीज इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो फर्स्टली इट शुड कंट्रोल द वाइड प्राइस इंस्टेबिलिटी इन 3 लार्जेस्ट वेजिटेबल्स ऑफ इंडिया। इसका कंसेप्ट ये था कि जैसे प्याज वगैरह का आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्राइस कभी बढ़ जाता है, तो उससे क्या इन्फ्लेशन हिट होता है ना, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम होती है, मार्केट सप्लाई और डिमांड डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए जो है ये अब ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया गया था। इट शुड कंट्रोल द वाइड प्राइस इंस्टेबिलिटी इन द 3 लार्जेस्ट वेजिटेबल्स टोमेटो ऑनियंस एंड पोटैटोस। तो TOP की ये प्राइस इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करेगा। दूसरा, इट शुड बिल्ड एफिशिएंट वैल्यू चेन्स सो दैट लार्जर शेयर ऑफ द कंज्यूमर्स मनी इज़ रिसीव बाय द फार्मर्स। तो जितना एंड कंज्यूमर पे कर रहा है उतना फार्मर को रियलाइज़ हो। हमने देखा है कि भाई हमारे जो कंट्री है उसमें फूड सिक्योरिटी की अभी इतनी दिक्कत नहीं है, बट फार्मर सुसाइड अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फार्मर तक ये जो प्रॉफिट है ये फार्मर तक पहुंचता ही नहीं है, ये सारा मिडिल मैन खा जाते हैं बीच में। तो वैल्यू चेन हमको अच्छा बनाने का मतलब टारगेट होना चाहिए कि हमको ये जो वैल्यू है, इंटरमीडियरीज़ हैं वो भी अच्छा प्राइस दें फार्मर्स को, और डायरेक्टली कंज्यूमर अगर परचेज कर पा रहा है तो वो भी कर सके, है ना। थर्डली क्या है, इट शुड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज बाय बिल्डिंग मॉडर्न वेयर हाउसेज एंड कोल्ड स्टोरेज। तो आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मॉडर्न वेयर हाउसेज बनाने पड़ेंगे, है ना, तो ताकि वहाँ से कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है उसको हम मिनिमाइज़ कर पाएँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, नाफेड। व्हाट इज़ नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो नाफेड जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो इसकी नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है दैट विल प्रोवाइड 50% ऑफ द सब्सिडी ऑन द फॉलोइंग 2 कंपोनेंट्स। तो इसी स्कीम के अंदर कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं जिसको MOFPI जो है वो फंडिंग देगा, मतलब सब्सिडी देगा। उसमें कौन कौन से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ TOP क्रॉप्स, जो टोमेटो अनियन पोटैटो हैं उन क्रॉप्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोरेज। तो प्रोडक्शन से स्टोरेज तक पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ये देखेगा बेसिकली, उसके लिए ये सब्सिडी प्रोवाइड होगी, है ना, समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट अ मिनट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ TOP क्रॉप्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोरेज, हायरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर TOP क्रॉप्स। ठीक है, और दूसरा, ये तो पहला हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा कौन सा है, लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इन दोनों में बेसिकली सब्सिडी मिलने वाली है ना। तो 50% सब्सिडी की जो हम बात करें, एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ TOP में मिलेगा और दूसरा लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मिलेगा, सच एज कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ FPOs, कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, है ना, एंड देयर कंसोर्टियम, क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ में हम इन्वेस्ट करेंगे, एग्री लॉजिस्टिक्स को हम अच्छा करेंगे, मार्केटिंग कंजम्पशन पॉइंट्स ये सब बढ़ाएंगे, और क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ई प्लेटफॉर्म फॉर डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट ऑफ TOP क्रॉप्स। तो हम एक ई प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे हम कस्टमर डायरेक्टली ऑर्डर कर पाएगा TOP को, है ना, इस टाइप से चीज़ें हैं ताकि मार्केट और डिमांड जो है वो मतलब सिंक में रहे। दिसंबर में ये जो TOP वाला है ना, पहले इसमें जो ये वाली स्कीम थी, कहाँ गई ये जो स्कीम थी पीछे, उसमें सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन्स जो है उसमें सिर्फ टोमेटो अनियन और पोटैटो इंक्लूड था, बट अब क्या है, इसको और चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं और देख लेते हैं। द स्कीम जो है, द स्कीम प्रोवाइड्स अ सब्सिडी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फ्रॉम द सरप्लस प्रोडक्शन एरियाज टू मेजर कंजम्पशन सेंटर्स। तो सरप्लस प्रोडक्शन एरिया से हम कहाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदावार है वहाँ से हम उन स्टेट्स में ले जाएंगे जहाँ पे पैदावार कम है, यहाँ पे जहाँ पे शॉर्टेज है उसकी पर्टिकुलर, है ना। एलिजिबल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, एलिजिबल क्रॉप्स में कौन कौन सी आती है, पहला आता है फ्रूट्स में अगर हम देखें तो मैंगो आता है, बनाना आता है, गुआवा आता है, किवी आता है, लीची आता है, पपाया आता है, सिट्रस आता है, पाइनएप्पल आता है, और कौन कौन सा आता है, पोमोग्रेनेट आता है, जैक फ्रूट आता है, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रेंच बीन्स आते हैं, बिटर गार्ड आते हैं, बहुत सारे हैं यार, ब्रिंजल आता है, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर, चिलीज़, ओकरा, अनियन, पोटैटो एंड आलू। तो ये सारे बेसिक एसेंशियल जो फ्रूट्स हैं, सारे ही फ्रूट्स कवर करती है, मतलब इससे कुछ बचा भी है क्या, सारे ही फ्रूट्स कवर कर दिए, ये सारे जो हैं ये सारे इसमें कवर्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी फ्रूट वेजिटेबल हैं उनको ऐड कर सकती है ना, कौन ऐड करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर स्टेट डिपार्टमेंट, दोनों इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड अ 50% सब्सिडी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू द कॉस्ट नॉर्म्स। तो 50% जो है वो सब्सिडी मिनिस्ट्री दे सकती है। किन में? ये नीचे वाले जो दो पॉइंट्स लिखे हैं उनमें। कौन कौन सा है? पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिजिबल क्रॉप्स फ्रॉम सरप्लस प्रोडक्शन टू, जहाँ पे कमी है ना, जहाँ पे शॉर्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी मिल जाएगी। और दूसरा, हायरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ अगर आपको हायर करनी है ना, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, तो ये सारी महंगी महंगी आती हैं, तो इनको अगर आपको हायर करना है तो फॉर एलिजिबल क्रॉप्स, तो इसमें आपको सब्सिडी मिलेगी कितने? मैक्सिमम 3 महीने की, है ना। तो ये याद रखना कि 3 महीने की सब्सिडी इसमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कामिकाज़ा ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं। तो यूएस ने बेसिकली यूक्रेन को असिस्ट करने के लिए ड्रोन्स दिए हैं, ये ड्रोन्स दिए हैं। अब ये अनाउंस उसने किया था कि हम $800 मिलियन का न्यू मिलिट्री एड देंगे, ठीक है। अभी क्या है एट प्रेजेंट, क्या है कि इसमें जो ये $800 मिलियन का ये यूएस प्रेसिडेंट ने बात किया, इसमें है क्या क्या, एक मिनट देख लेते हैं। इसमें है क्या क्या, इसमें एडिशनल 800 जो है वो एडिशनल सिंगल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो मिसाइल्स को बेसिकली मार के गिरा देते हैं। उसके बाद 9000 एंटी टैंक वेपन्स हैं, ये भी है। उसके बाद 100 टैक्टिकल ड्रोन्स हैं, इंक्लूडिंग कामिकाज़े और सुसाइड ड्रोन्स, मतलब यही कामिकाज़े ड्रोन्स है ना। तो कामिकाज़े ड्रोन्स को हम सुसाइड ड्रोन्स भी बोलते हैं। सुसाइड ड्रोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जाके किसी भी टैंक में जाके टकरा जाएंगे, है ना, और फट जाएंगे फिर। तो मान लो उस टैंक में कुछ ऐसा फ्लेमेबल लिक्विड है तो उसमें भी आग लग जाएगी, है ना। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्विचेबल ड्रोन्स भी बोलते हैं हम इसको। तो याद रखना कि इसको हम और क्या क्या बोलते हैं। इसको हम स्विचेबल ड्रोन्स भी बोलते हैं। दीज आर स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट विद चार्ज पैक्ड विद एक्सप्लोजिव दैट कैन बी फ्लोन डायरेक्टली एट अ टैंक और अ ग्रुप ऑफ ट्रूप्स, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो PLI-SFI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ये भी जैसे आपने PLI इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पढ़ा होगा, है ना, अब ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी PLI आ गया है ना। अब इसका मकसद क्या है कि टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो जितनी भी ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसको उन वैसी कंपनी को बनाना जो ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैम्पियंस बन पाए, है ना। मतलब जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमको क्या करना है, उनको हमको चैम्पियन बनाना है, ठीक है। टू स्ट्रेंथन, दूसरा क्या है, टू स्ट्रेंथन सेलेक्टेड इंडियन ब्रांड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फॉर ग्लोबल विजिबिलिटी एंड वाइडर अपीयरेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो ये सिंपल सा है कि भाई हम क्या करेंगे, हम ब्रांडिंग को बढ़ाएंगे, हम विजिबिलिटी को बढ़ाएंगे, है ना। तो ये सब नॉर्मल है, ये सब आप कर लोगे, है ना। तो अब इसका मकसद और आगे क्या है कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे ऑफ फार्म जॉब्स में, है ना। रिनोवेटिव प्राइजेस, ताकि रियलाइज़ कर पाएँ हम फार्म प्रोड्यूस के, और जो फार्मर्स हैं उनको हम हायर इनकम प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका आउटले कितना है, 10,000 करोड़ का इसका आउटले है। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स क्या है। पहला है इंसेंटिवाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 4 मेजर प्रोडक्ट सेगमेंट्स। तो 4 मेजर प्रोडक्ट सेगमेंट्स किसकी बात कर रहा है। तो देखो, आप जब भी आप कभी वहाँ जाते हो, कहाँ पे, ग्रॉसरी स्टोर में, तो आपको अगर बड़े सुपर मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो रेडी टू कुक होते हैं, है ना। तो मतलब बस उसको गर्म करो और खा लो, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती, पैकेज्ड आइटम्स होते हैं, उसमें बस गर्म पानी डालो और वो बन जाएगा। जैसे मैगी का ही कंसेप्ट लूँ, है ना, तो वो जो उसमें आता है, एक ऐसे कप में आता है, उसमें बस आप गर्म पानी डालो और वो मैगी बन जाती है ना। तो उस टाइप के जो रेडी टू ईट होते हैं बेसिकली, है ना, रेडी टू ईट वाले, वो एक कैटेगरी सेगमेंट हो गया, है ना, RTC और RTE जिसको बोलते हैं। उसके बाद प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, वो एक अलग कैटेगरी होगी। मरीन प्रोडक्ट्स अलग हो गए, है ना, जैसे मीट वगैरह हो गया, तो ये सब अलग हो गया। उसके बाद मोज़रेला चीज़ वगैरह, ये सब अलग हो गया। तो इन सारे जो मेजर फूड प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं इनको हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग को हम इंसेंटिवाइज़ करेंगे, ठीक है। इनोवेटिव और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, जिसमें फ्री रेंज एग्स आते हैं, पोल्ट्री मीट आता है, एग प्रोडक्ट्स आते हैं, इन सब को भी हम इंसेंटिवाइज करेंगे, है ना। सपोर्ट फॉर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अब्रॉड टू इंसेंटिवाइज द इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स। तो जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनकी हम मार्केटिंग में भी हेल्प करेंगे, ब्रांडिंग में हेल्प करेंगे, ताकि ओवरसीज़ भी ये पॉपुलर हों और वहाँ पे भी एक्सपोर्ट हम बढ़ा पाएँ, ठीक है। ये इसका मकसद है। उसके बाद और आगे देखते हैं, फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन ब्रांड अब्रॉड द स्कीम। अब अगर ये वाले जो लोकल ब्रांड्स हैं इनको हमको बाहर US वगैरह या जर्मनी वगैरह में हमको इनको ब्रांड करना है, प्रमोट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए स्कीम क्या कर देती है, इसके लिए स्कीम ग्रांट देगी टू द एप्लीकेंट एंटिटीज़ फॉर इन स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग एंड मार्केटिंग। तो वहाँ पे जहाँ पे भी इनको प्रमोशन करना है बाहर, वहाँ पे आप स्पेस रेंट कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो तो उसके लिए ग्रांट मिलेगा।
स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 6 ईयर पीरियड। तो 6 ईयर कौन कौन से 2021-22 से लेकर 2026-27 तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, स्कीम जो है वो फंड लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड फंड है, ऐसा नहीं है कि मतलब हर कहीं खर्चा हो रहा है ना। दैट इज़ द कॉस्ट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अप्रोप्रिएट अमाउंट। तो एक फिक्स्ड अमाउंट है, उतना ही फंड मिलेगा। मैक्सिमम इंसेंटिव पेबल टू ईच बेनिफिशियरी शैल बी फिक्स्ड इन एडवांस एट द टाइम ऑफ अप्रूवल ऑफ दैट बेनिफिशियरी। तो आपके लिए जैसे मान लो आपने अप्लाई किया स्कीम में, तो आपके लिए जो अमाउंट है ना, वो फिक्स कर दिया जाएगा, फंड जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा और उतना ही खर्चा होगा, उतना ही सरकार आपको देगी। रिगार्डलेस ऑफ द अचीवमेंट परफॉर्मेंस दिस मैक्सिमम शैल नॉट बी एक्सीडेड, इसके ऊपर एक्सीड नहीं करेगी वो। ठीक है, द स्कीम वुड बी मॉनिटर्ड एट द सेंटर बाय द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। तो कौन कौन इसको मॉनिटर कर रहा है? एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जिसको चेयर करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमेटी जो है ये अप्रूव करेगी एप्लीकेंट्स के सिलेक्शन को, और जितना भी स्कीम में ओवरऑल सैंक्शन वगैरह है और फंड्स को रिलीज़ भी यही करने वाली है। कौन? इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमेटी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो रशिया ने अपना नया हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है, जिसको वो क्लेम करता है कि ये 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड मूव करता है। अब जो ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, उन हाइपरसोनिक की डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होती है, साइंस डेफिनेशन, कि जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये एरोप्लेन है ना, तो कोई भी ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट अगर वो 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से ऊपर मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो ये 10 टाइम्स कर रहा है तो 5 से ऊपर है, तो इसीलिए ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब ये नाम याद रखना कि ये नाम किसका है? रशिया का है। तो रशिया का ये प्रोडक्ट है ना, तो रशिया का ये मिसाइल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाइपरसोनिक वेपन्स की अगर हम बात करें, दे आर नॉर्मली डिफाइंड एज फास्ट, लो फ्लाइंग एंड हाई मैनरेबल वेपन्स डिजाइन टू बी टू क्विक एंड एजाइल फॉर ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू डिटेक्ट इन टाइम। तो जितने भी जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, मतलब जो बाहर के एनिमी के मिसाइल्स या वेपन्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको तोड़ने के लिए ये हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं। मतलब ये इतना तेज़ जाते हैं कि वो डिटेक्ट ही नहीं होते हैं, मतलब इतना तेज़ जाएंगे। हाइपरसोनिक डिस्क्राइब्स एनी स्पीड फास्टर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैक नंबर, है ना। तो मैक नंबर यही होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड, ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड बोल रहा हूँ। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो ये होता है मैक नंबर। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए 5 या उससे बड़ा होता है। ठीक है, ये होता है हाइपरसोनिक मिसाइल। उसके बाद आखिरी देखते हैं क्या बोल रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने इसने पब्लिश करी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो दो की आइडियाज़ इसमें डिस्कस हुए हैं। पहला कि हैप्पीनेस और जो लाइफ का इवैल्यूएशन है, इसको मेजर किया जाता है थ्रू ओपिनियन सर्वेस। तो आपसे पूछा जाएगा आपको क्या लगता है, आप खुश हो, आप ज़िंदगी से खुश हो, है ना, या आपके लाइफ में खुशी है, इन सब से, इसको बोलते हैं ओपिनियन सर्वे। उसके बाद दूसरा क्या है? आइडेंटिफाइंग की एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन वेल बीइंग एंड लाइफ इवैल्यूएशन अक्रॉस कंट्रीज। जैसे मैंने, तो ऐसे की एलिमेंट्स को हम डिटरमाइन करेंगे जो वेल बीइंग को सिग्निफाई करते हैं, है ना, और हम फिर लाइफ को इवैल्यूएट करेंगे उन पर्टिकुलर वेल बीइंग के पैरामीटर्स पे। तो रिपोर्ट जो है वो 150 कंट्रीज़ को रैंक करती है। कुछ सेवरल फैक्टर्स ये लेती है, जैसे रियल जीडीपी को लेती है, पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरॉसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये सारी चीज़ों पे ये रैंक करती है कंट्रीज़ को। इस साल जो रिपोर्ट है उसने 146 कंट्रीज़ को रैंक किया है। अब इसके हम स्केल की बात करें तो हर साल जो है जो स्केल एवरी ईयर ईच वेरिएबल मेजर्स अ पॉपुलेटेड वेटेज एवरेज स्कोर ऑफ 0 से 10। तो 0 से 10 तक इसमें मेजर किया जाता है। जितना हाई स्कोर उतना अच्छा है ना। दैट इज ट्रैक्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड फर्दर कंपेयर विद अदर कंट्रीज। तो ऐसे स्कोर को बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाता है और फिर ये रैंक हम करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।